दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मराठा आरक्षण जैसे कई मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई। आगरा के पारस अस्पताल पर लगे गंभीर आरोपों से उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पत्थर माफिया की गुंडागर्दी। राजस्थान से आई एक बेहद दुखद खबर। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के पीएम मोदी के ऐलान के बाद आज टीकाकरण पर नई नीति आई है। ये सारी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान से आई एक बेहद दुखद खबर। जालौर के रानीवाड़ा में पानी नहीं मिलने से एक 6 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। विपक्ष का गहलोत सरकार पर निशाना। राजस्थान में मरुस्थली जमीन पर यहाँ ये भीड़ खड़ी है और इन लोगों के बीच ये धुंधली सी तस्वीर एक बच्ची के शव की है। आरोप है कि 6 साल की इस बच्ची ने पानी न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक इस बच्ची की नानी सुखी देवी इसे लेकर रायपुर से रानीवाड़ा के डूंगरी जा रही थी। लॉकडाउन की वजह से आने के लिए कोई साधन नहीं मिला, दोनों पैदल ही आ रहे थे। 20-25 किलोमीटर के सफर के दौरान इन्हें पानी नहीं मिला, जिससे नानी बेहोश हो गई और 6 साल की बच्ची अंजलि ने दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर फैली, बीजेपी ने गहलोत सरकार के साथ कांग्रेस पर सीधे सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 9 घंटे तक पीने का पानी न मिलने के कारण हुई एक बच्ची की मृत्यु बेहद शर्मनाक घटना है। इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। सोनिया, राहुल, प्रियंका अब चुप क्यों हैं? बच्ची की मौत के इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और चिट्ठी लिखकर गहलोत सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पत्थर माफिया की गुंडागर्दी। रोड पर पत्थर गिराकर वन कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश, वीडियो वायरल। आगे आगे पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पीछे वन विभाग का दस्ता। अचानक ट्रॉली से रोड पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं, जहां पत्थर माफिया का पीछा कर रहा है वन विभाग की टीम को रोकने के लिए ट्रॉली के ड्राइवर ने ये जानलेवा कोशिश की है। वीडियो वायरल है और 3 ट्रॉलियों को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। 4-5 पत्थर के ट्रैक्टर खड़े थे, जिसको हमारे द्वारा रोकने का प्रयास किया टीम के द्वारा। तो वो बहुत तेजी के साथ, रफ्तार के साथ भगाते हुए पूरे पत्थर रोड में फेंकते हुए निकल गए। इस तरह की घटना बताती है कि मध्य प्रदेश में पत्थर माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं और उनको रोकने की कोशिश करने वाले अधिकारियों को भी वो कुचलने की कोशिश से बाज नहीं आते। यूपी के अलीगढ़ में अवैध शराब माफिया पर जारी है योगी सरकार का एक्शन। जहरीली शराब बेचने के एक अहम आरोपी के ठिकाने को बुलडोजर से ढाया गया। क्रेन के वारों से ये ठिकाना अलीगढ़ में शराब कांड के आरोपी अनिल चौधरी का गिराया जा रहा है। गोंडा थाना क्षेत्र में आरोपी अनिल चौधरी का ये अवैध गोदाम था। पुलिस के मुताबिक अनिल चौधरी ने गुंडागर्दी करते हुए पड़ोसी की जमीन को हड़प कर ये गोदाम तैयार किया था। खुद बलवीर सिंह है, इन्होंने डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी जमीन पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो जिलाधिकारी महोदय ने इसको आश्वस्त किया कि आप अपनी जमीन पर कब्जा लीजिए, प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगा। बताया जाता है कि अनिल चौधरी काफ़ी दबंग आदमी था, उन्होंने इनकी जमीन पर जबरदस्ती पिछले 8-10 साल से कब्जा कर रखा था। पिछले 1 महीने में अलीगढ़ में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत अवैध शराब पीने से हुई है। इसके बाद से ही प्रशासन यहाँ अवैध शराब माफिया पर कार्रवाई कर रहा है। कोरोना नियम तोड़कर जुलूस निकालने वाले समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम। मदद करने में कई पुलिस वाले भी हुए सस्पेंड। 4 जून को समाजवादी पार्टी का नेता धर्मेंद्र यादव जब जेल से छूटा तो गाड़ियों के काफिले के साथ इटावा से निकला था। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस तब से ही धर्मेंद्र को खोज रही है। धर्मेंद्र के 25 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जब्त हैं। पुलिस ने धर्मेंद्र यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जालौन, औरैया, कानपुर देहात और आगरा, यहाँ सभी स्थानों पे दबिश टीमें गई हैं। संबंधित जिलों के एसएसपी, एसपी साहबान से भी वार्ता की गई, उनकी टीम का भी सहयोग लिया गया और अब तक जो 34 व्यक्ति हिरासत में आए हैं उनसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है और जो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जो कब्जे में ली गई हैं, उनमें कौन कौन लोग बैठे हुए इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है।
औरैया का रहने वाला जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव गैंगस्टर माना जाता है। इस लापरवाही को लेकर इटावा जिले में 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। साथ ही सीओ सिटी का ट्रांसफर भी किया गया है। इसी तरह औरैया जिले में भी कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कारणों का पता नहीं, पुलिस कर रही है जांच। आसमान तक उठता आग का गोला और धुएं का गुबार। तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं। यहाँ के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि आसपास की फैक्ट्रियां भी फौरन खाली करवाई गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। सैंपल लेने के बाद जो बातें कही उसके मुताबिक बनारस में गंगा का पानी स्नान करने लायक नहीं माना गया है। 1 दर्जन से ज्यादा जगहों के सैंपल्स बनारस में गंगा से लिए गए हैं। फाइनल रिपोर्ट 10 जून की शाम को आने की संभावना है। गंगा का पानी बनारस में कई दिनों से हरा दिख रहा था। महीने भर में ये दूसरी बार था कि गंगा का पानी हरा दिखा, जिसके बाद प्रशासन परेशान हुआ। माना जा रहा है कि पानी के हरा होने की वजह से जलीय जीवों की भी जान को खतरा है। बनारस में गंगा के पानी के सैंपल्स लिए गए हैं, अलग अलग जगहों से ये सैंपल लिए गए हैं और शुरुआती जांच में एक बात कही गई है कि यहाँ पानी स्नान के लायक नहीं। गंगा का पानी नहाने योग्य या आचमन योग्य है कि नहीं? अभी की जो ग्रीन एल्गी की बात हो रही है उसके मद्देनजर देखिए, आचमन योग्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज की जो स्थिति है किनारे पर तो नहीं, अभी हम तो मना करेंगे कि अभी ना नहाएं तो ज़्यादा ठीक है। यूपी के आगरा में पारस अस्पताल विवाद में एबीपी नेटवर्क की खबर का असर हुआ है। आरोपी अस्पताल से अब मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। आगरा के पारस अस्पताल के बाहर यह हंगामा एबीपी न्यूज की खबर के बाद शुरू हुआ, क्योंकि इस अस्पताल पर मॉक ड्रिल के नाम पर मजाक में 20 से ज्यादा मरीजों की मौत का आरोप लगा है। खबर चलने के बाद देखिए कैसे यहां सियासी दल प्रदर्शन करने पहुंच गए। अब पारस अस्पताल को सील किया जाएगा। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है। अस्पताल के बाहर पुलिस सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आगरा के पारस अस्पताल पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार अस्पताल के एक वीडियो से हड़कंप मच गया। यूपी के आगरा में एक अस्पताल के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। वायरल वीडियो के आधार पर जानबूझकर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से 22 लोगों की मौत का आरोप लगा है। आगरा के पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय का ये वही वायरल वीडियो है जिस पर विवाद है। आरोप है कि मॉकड्रिल के चक्कर में यहां ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई और 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। विवाद के बाद अब अस्पताल सफाई दे रहा है, कह रहा है कि वीडियो में मरीज के छंटने की जो बात हो रही है वो मरना नहीं बल्कि मरीजों को अलग किया गया था। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बन गए। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज। पारस अस्पताल पर इस विवाद को लेकर जांच के आदेश आगरा के डीएम ने दे दिए हैं। हालांकि डीएम ने यह भी कहा है कि 22 लोगों की मौत का दावा गलत है। आगरा के पारस अस्पताल पर लगे गंभीर आरोपों से उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। कांग्रेस इस हैरान करने वाली घटना पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से तीखे सवाल कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। कलंकित करने वाला मामला सामने आया है कि कैसे आगरा के एक अस्पताल में 22 लोगों की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनके ऊपर मॉक ड्रिल हो रही थी। क्या जिन लोगों की सांसें ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर हैं,
उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा सकता है? एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा तो बता देंगे। आगरा के पारस अस्पताल का सच जांच के बाद ही देश के सामने आएगा, लेकिन जो वीडियो सामने आया है और जो आरोप लग रहे हैं वो सभी को हैरान जरूर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगवाएंगे कोरोना का टीका। पहले टीके को लेकर किया था विरोध, अब बीजेपी ने कसा तंज। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि वो कोरोना का टीका लगवाने वाले हैं। अखिलेश ने लिखा है कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीका लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करेंगे। अखिलेश ही वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना के टीके को बीजेपी का टीका बताते हुए नहीं लगवाने की बात कही थी। अब बीजेपी तंज कस रही है। इससे पहले सोमवार को अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। आरोप है कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं की भड़काने की वजह से गांव के लोगों में भ्रम फैला और लोग टीका लगवाने से डर रहे हैं। और अब बात एबीपी न्यूज की खबर के असर की। यूपी के प्रयागराज में एबीपी न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया है और उसने गंगा किनारे दफनाए गए शवों को कब्रों से निकालकर उनका दाह संस्कार शुरू कर दिया है। प्रयागराज में गंगा किनारे का ये वही इलाका है जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में शवों को दफना दिया गया था, लेकिन अब गंगा किनारे मिट्टी के टीलों के कटान की वजह से तमाम शव पानी में समाने लगे थे। जैसे ही खबर एबीपी न्यूज पर चली, प्रशासन ने हालात की गंभीरता को समझा और अब यहां दफनाए गए शवों को निकालकर उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम ने 100 जो गंगा के किनारे कटान से निकले थे, थोड़ा सा निकल रहे थे, उनको हम लोगों ने निगरानी कमेटी के माध्यम से हम लोग उस 100 को जो है बाहर निकालते हैं, उनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराते हैं। 11 शवों का अंतिम संस्कार हम लोग करा चुके हैं और अगर जो भी 100 निकलेंगे भविष्य में उनका भी हम लोग कराते रहेंगे। अब तक करीब दर्जन भर शवों का दाह संस्कार किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में करीब 50 शवों को इसी तरह से पंचतत्व में विलीन करने की तैयारी है। कोरोना लॉकडाउन में छूट मिलते ही टूटने लगे कोरोना प्रोटोकॉल के नियम। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। भीड़ यहाँ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सामाजिक दूरी तो आप भूल ही जाइए, धक्का मुक्की भी चल रही है। ये तस्वीरें हैं यूपी के अयोध्या की। यहाँ कोरोना लॉकडाउन में छूट मिलते ही हनुमानगढ़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं की ऐसी भारी भीड़ उमड़ पड़ी, मास्क भी कम दिखा। सामाजिक दूरी तो यहाँ जैसे मजाक बन गई। हैरानी ये है कि इस दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मी आराम से कुर्सी पर बैठकर तमाशा देखते रहे। यूपी के सभी जिलों में अब सक्रिय केसेस की संख्या 600 से कम होने की वजह से हर जिले में अनलॉक हो चुका है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अयोध्या से आई हैं वो डराती हैं कि कहीं कोरोना वायरस अनलॉक न हो जाए। बलात्कार और हत्या के केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम और उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को लगा झटका। अस्पताल में अब राम रहीम को नहीं मिल पाएगी हनीप्रीत। तगड़ी ये देख, स्पेशल लेके आए हैं। ये ट्रू फ्रेंड्स। हाँ। सच्चे दोस्त। अच्छा, सच्चे दोस्त आप आ जाओ इधर। गुरुग्राम में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती सजा याफ्ता कैदी गुरमीत राम रहीम को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। अब अस्पताल में गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत उससे नहीं मिल सकेगी। सोमवार को हनीप्रीत ने 15 जून तक का अटेंडेंट के रूप में कार्ड बनवाया था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हिंसा के केस में कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में वो बरी हो गई थी। जैसे ही हनीप्रीत को राम रहीम का अटेंडेंट बनाने को मंजूरी मिली तो विपक्ष ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठा दिए। अब देखिए कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में कैसा भ्रम फैला हुआ है। हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आई ये तस्वीर हैरान करती है, क्योंकि यहाँ ये हंगामा कोरोना वैक्सीन न लगवाने के लिए किया जा रहा है।
वीडियो में महिला चिल्ला रही है और मातम मना रही है। महिला कह रही है कि उसके पति ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, जिसकी वजह से अब उनके पति की मौत हो जाएगी। डोर टू डोर टीकाकरण मुहिम के दौरान ये घटना होने का दावा है। इस वायरल वीडियो की जांच जारी है कि यह कहां और कब की घटना है। हालांकि एबीपी न्यूज़ दर्शकों से अपील करता है कि वो वैक्सीन पर लोगों का भ्रम दूर करे, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर और बड़ा हथियार है। विदेश में जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में सरकार ने बदलाव किया। ऐसे लोगों को अब 28 दिनों के अंदर ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लग सकेगी। अगर किसी को कोविशील्ड की पहली डोज लग चुकी है और उन्हें पढ़ने, नौकरी या ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने विदेश जाना है, तो उनको दूसरी डोज 28 दिनों के अंदर लग सकती है। पहले ये दूसरी डोज लगने के लिए ये नियम 12 से 16 हफ्तों का था, यानी 3 महीने से भी ज्यादा। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र अनिवार्य होगा। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए है जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। बाकी देश में रहने वाले लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए 12 से 16 हफ्ते का ही अब इंतजार करना होगा। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के पीएम मोदी के ऐलान के बाद आज टीकाकरण पर नई नीति आई है। अब राज्यों को 50% की जगह केंद्र से 75% वैक्सीन मिलेगी। पीएम मोदी ने कल कोरोना वैक्सीन पर जो बड़े ऐलान किए थे, आज उन्हीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी, लेकिन राज्यों को वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाना होगा। केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन के जितने डोज मिलेंगे, उसमें से राज्यों को प्राथमिकता तय करनी होगी। कोरोना वैक्सीन लगाने में राज्य सरकारों को प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मियों को देनी होगी। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है। इसके बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। ये गाइडलाइन 21 जून से लागू हो जाएंगी। इसी दिन से कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगेगी। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मराठा आरक्षण जैसे कई मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई। करीबन 100 मिनट तक चली इस मीटिंग को लेकर आज दिन भर कयास लगते रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। सामने अलग महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कांग्रेस के अशोक चौहान बैठे हैं। आज दिल्ली में उद्धव इसी अंदाज में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। मराठा आरक्षण, तूफान से हुए नुकसान और वैक्सीनेशन जैसे कई अहम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात पर बीजेपी और शिवसेना की पुरानी दोस्ती फिर मजबूत होने के कयास लगे। तो देखिए उद्धव ने क्या जवाब दिया। ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरी मुलाकात थी। मुंबई में अगले 3 दिन तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में मानसून के बादल पहुंचने के बाद अब महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। मानसून के साथ दक्षिण भारत को भिगोने के बाद अब बारिश के बादल महाराष्ट्र के जिलों में दस्तक दे रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह रुक रुक कर जोरदार बारिश होती रही। अब मलाड की तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में अंधेरा छा गया हो। बदले मौसम के साथ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मुंबई में अगले 3 दिन तेज बारिश की आशंका है। मुंबई में ये बारिश मानसून के पहुंचने की पहले की है। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में 15 जून को मानसून पहुंचेगा, जबकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार 27 जून तक करना पड़ेगा। प्री मानसून बारिश ने खोल दी सूरत नगर निगम की पोल। सुबह सुबह हुई बारिश के पानी से सड़कें हुई लबालब। सुबह सुबह बारिश की फुहारों से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। तस्वीरें सूरत के वारछा इलाके की हैं, जहां प्री मानसून की कुछ देर की बारिश ने ही
शहर का ये हाल कर दिया। गुजरात में मानसून के 20 जून तक पहुंचने के आसार हैं। सवाल ये है कि अभी हल्की बारिश में शहर का ये हाल हुआ है, जब मानसून की बारिश होगी तब क्या होगा? पश्चिम बंगाल में आसमान से गिरी बिजली ने कहर बरपाया है। बंगाल के 7 जिलों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये मातम है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का और इसकी वजह है आसमान से गिरी बिजली, जिसने यहाँ कई परिवारों के अपनों को छीन लिया। पश्चिम बंगाल में 5 से ज्यादा जिलों में आसमान से बिजली गिरने से कहर बरपा है। 7 जिलों में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ज्यादातर हादसे खराब मौसम के साथ बिजली गिरने की वजह से हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी अगले 2 दिन तक पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों के प्रदर्शन की देश भर में चर्चा। पुलिस कैंप लगाने के विरोध में 1 महीने से चल रहा है आदिवासियों का बड़ा आंदोलन। यहाँ ये इंसानों की दीवार खड़ी है, ये विरोध की दीवार है, विरोध आदिवासियों का। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर करीब 1 महीने से आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है। ये आदिवासी यहाँ पुलिस कैंप लगाने का विरोध कर रहे हैं। कैंप लगा है सिलगेर इलाके में। कैंप के खिलाफ इस आंदोलन में कुछ दिन पहले हिंसक झड़प भी हो गई थी और पुलिस की गोली लगने से 3 की मौत भी हुई थी। तो आदिवासियों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। इस मामले पर अब सियासत भी हो रही है। पिछले महीने 12 तारीख को आदिवासियों का ये आंदोलन शुरू हुआ था। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आदिवासी अपनी मांग पर अटल हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का ऐलान, जो भी उसके देश में विदेशी भाषा में गाली देगा या विदेशी कपड़े पहनेगा उससे मिलेगी मौत की सजा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। 2 दिन पहले किम जोंग ने अपनी अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए ये मीटिंग की और अब वहां से खबर आई है कि अपने देश में विदेशी प्रभाव को कम करने के लिए किम जोंग ने नए कानून लागू कर दिए हैं। इसमें विदेशी फिल्में देखना मना है, विदेशी कपड़े पहनने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा विदेशी भाषा की गालियों का इस्तेमाल हुआ तो सजा जेल से लेकर मौत तक की हो सकती है। उत्तर कोरिया का किम जोंग अकेला पूरी दुनिया में ऐसा तानाशाह है जिसके पास परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।